सिंह थे उस समय भी। बिल्कुल। तो अमित जी भी जानकारी दे रहे हैं और इसी बीच दर्शकों को भी ये बड़ी खबर बता दें, हिसार से बीजेपी बना सकती है रणजीत चौटाला को प्रत्याशी, क्योंकि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। और अभी अमित जी जिक्र भी कर रहे थे कैबिनेट का कि निर्दलीय रहे हैं और इकलौते मंत्री, और उसके बाद दोबारा उन्हें ये प्रभार दिया गया। पिछली सरकार में भी प्रभार रहा, उनके पास बिजली विभाग संभाल रहे थे और एक बार फिर से उन्हें मंत्री बनाया गया। अब ये बड़ी खबर। जी अमित जी अपनी बात पूरी करिए। जी देखिए, ऐसा पहले कहा गया था कि लगातार वे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने के इच्छुक थे, क्योंकि पहले भी जब उन्होंने लगातार इस बात को कहा कि वे भाजपा में शामिल होंगे, निश्चित रूप से उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया और न केवल दोहराया बल्कि जेपी नड्डा की जो एक रैली भी उन्होंने करवाने का काम किया था। और साथ साथ देखिए, हिसार से चुनाव लड़ने की इच्छा वे कई बार जता चुके थे अपनी जो मीडिया से मुखातिब होते हुए, तो ऐसे में वे भी शामिल हो गए। निश्चित रूप से एक और भी बात बड़ी राष्ट्रीय कि रणजीत सिंह चौटाला हिसार से चुनाव लड़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें हिसार से अपना उम्मीदवार बना सकती है। देखिए, कुरुक्षेत्र, हिसार, रोहतक और सोनीपत, अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भाजपा ने नहीं किया है। तो ऐसे में बड़ी जानकारी जो आ रही है कि नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, रणजीत सिंह चौटाला भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। और दो नाम और भी आ रहे हैं, जिनमें सोनीपत से जो विधायक हैं मोहन बडोली, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है, और रोहतक से अरविंद शर्मा की। तो ऐसे में जो नाम लगातार चर्चा में थे, देखिए दो नाम तो अभी आज शामिल ही हुए हैं। और रही बात कुरुक्षेत्र के, मैं चाहूंगा कि आप अपना एक बार सवाल जो था नवीन जिंदल के शामिल होने के बाद वो आप दोहरा दें राजश्री। बिल्कुल, चलिए अब रणजीत चौटाला की बात कर लेते हैं। एक तरह से अमित जी देखिए, इनका वोट बैंक अगर हम देखें तो किसान और जाट दोनों ही तरफ से रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा वोट बैंक साध सकती है बीजेपी। अब रणजीत चौटाला शामिल हो गए हैं और इन्हें हिसार से प्रत्याशी बनाया जाता है तो निश्चित रूप से एक प्लस पॉइंट तो रहता ही है। और पारिवारिक एक लड़ाई यहाँ देखने को जरूर मिलेगी राजश्री। जैसा कि जानकारी मिली है कि सुनैना चौटाला इनेलो से उम्मीदवार हैं, यहाँ जो हिसार से चुनाव लड़ने जा रही हैं। और जेजेपी की ओर से चर्चा में है कि दुष्यंत चौटाला की माता जी हैं जो बाजरा से विधायक है, नैना चौटाला, उनके नाम की चर्चा चल रही है। अगर यह संभावित जो नाम है यही सब मैदान में होंगे तो निश्चित रूप से हिसार सीट पर एक दिलचस्प मुकाबला, पारिवारिक मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है, जिसमें भाजपा की ओर से रणजीत चौटाला हो सकते हैं, नैना चौटाला जेजेपी की उम्मीदवार हो सकती हैं, और सुनैना चौटाला देखिए इनेलो की उम्मीदवार हो सकती है। अब कांग्रेस के उम्मीदवार सामने कौन आएंगे यह देखने वाली बात होगी। तो एक तरह से यहाँ भी हिसार में भी जो है पारिवारिक मुकाबला, दिलचस्पी वाला मुकाबला, रोचक मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। और एक तरह से जो पहले से ही बात रहती है कि राजनीति में रिश्ते नाते मायने नहीं रखते, पहले भी रोडी क्षेत्र से एक चुनाव हुआ था जिसमें खुद रणजीत चौटाला अपने भाई ओम प्रकाश चौटाला के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था। उस समय हालांकि रणजीत सिंह चौटाला को करारी शिकस्त मिली थी और वे पहले भी इस तरह के चुनाव लड़ते रहे। आदमपुर से भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन पराजय का मुंह उन्हें देखना मिला था। लंबे समय तक वे इस तरह की जो राजनीति में सक्रिय जरूर रहे, लेकिन जीत उनके जो है गले में नहीं आई। अभी जो पिछले 2019 में जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उस समय रानिया क्षेत्र से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वे चुनाव जीते। और बाद में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार जो बहुमत नहीं आया, उस समय उन्होंने समर्थन देने का काम किया, उन्हें भाजपा ने मंत्री बना दिया था। और देखिए मनोहर लाल जब इस्तीफा देकर चले गए तो दूसरी बार भी नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में भी वे कैबिनेट मंत्री बने। अब वे भाजपा में शामिल हो गए तो निश्चित रूप से उन पर जो दाव है भाजपा खेलना चाहेगी। जी राशि, बिल्कुल। अब एक तरह से इस चीज को भी समझना होगा अमित जी कि अब ये विधायक से सांसदी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम रणजीत चौटाला की बात करें तो पिछले दिनों आपने इनके काफी सारे बयान भी सुने होंगे, लगातार ये कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे, तो अब ये आ गए हैं बीजेपी में। लेकिन कांग्रेस के रिएक्शन का इंतजार करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी कांग्रेस ने एक भी सीट पर अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं और इसी बीच तमाम तरह की हलचल कहीं ना कहीं कांग्रेस की टेंशन भी बढ़ा सकती है। हुआ है वो कांग्रेस के लिए तो निश्चित रूप से एक माथापच्ची तो लगातार उनकी चली रही है। अब जो बदलाव आया है एकदम से राजनीति में, और देखिए नवीन जिंदल ने भी प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उन्होंने धन्यवाद किया।
कांग्रेस के नेतृत्व का धन्यवाद किया, लेकिन उन जो उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है उसमें कहीं भी गांधी परिवार का जिक्र नहीं किया। हाँ। और कुरुक्षेत्र के मामले में जैसा मैंने पहले कहा राजश्री कि उनके पिता भी 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते थे और ओम प्रकाश जिंदल वे रहे और 2 बार खुद जो नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से चुनाव जीते हैं। हाँ। और वे देखिए यहाँ से चुनाव तो लड़ता रहा उनका परिवार, तो ऐसे में एक तरह से वो पारिवारिक सीट अगर कहा जाए तो कोई गलत बात भी नहीं होगी, चाहे शालू जिंदल लड़े, लेकिन वो परिवार की तरफ से अभी तक नहीं आई। नवीन जिंदल ही, ऐसा लगता है कि नवीन जिंदल ही चुनाव लड़ेंगे, जो अब तक का जो माहौल देखकर लग रहा है। तो निश्चित रूप से एक बार फिर भाग्य आजमाने के लिए नवीन जिंदल यहाँ चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। और देखिए पहले भी अभय सिंह चौटाला को उन्होंने चुनाव मैदान में ही इसी कुरुक्षेत्र की धरती पर हराया था, तो एक तरह से दोबारा से एक लड़ाई जो है वो अभय सिंह चौटाला के साथ उनकी चुनावी लड़ाई यहाँ देखने को मिलेगी। और साथ साथ सुशील गुप्ता त्रिकोणा मुकाबला निश्चित रूप से यहाँ कुरुक्षेत्र के धरती पर रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। जी राजश्री। जी बिल्कुल, अमित जी बने रहेगा हमारे साथ। अपराजिता भी हमारे साथ जुड़ गई। अपराजिता, दोनों ही खबरों पर आपका अपडेट चाहेंगे। नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हो गए हैं, रणजीत चौटाला भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। नवीन जिंदल की अगर हम बात करते हैं तो क्या केवल नवीन जिंदल बस बीजेपी में शामिल हुए हैं? इससे पहले ये खबर थी कि उनकी पत्नी और उनकी माता श्री दोनों ही बीजेपी में शामिल होंगी, इसे लेकर कोई जानकारी है क्या? जी बिल्कुल आशा, देखिए अभी तो फिलहाल यही अपडेट है कि नवीन जिंदल भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं और बिल्कुल उनकी माता और पत्नी की जिस तरह आपने बात की तो बिल्कुल आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा कि क्या ये भी वो दोनों भी क्या ज्वाइन करने वाले हैं भाजपा। हालांकि यही अपडेट है अभी कि नवीन जिंदल ज्वाइन करने हैं। और बिल्कुल अगर बात करें भाजपा की 5वीं सूची की तो सूत्रों की माने तो जल्द ही यानी 9 या 9:30 बजे तक संभवतः भाजपा की 5वीं लिस्ट आ सकती है, सूची आ सकती है। और बिल्कुल हरियाणा को लेकर संभवतः नाम हो सकते हैं क्योंकि बिल्कुल नवीन जिंदल ने अभी ज्वाइन किया है। और सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं कहा जाए तो रणजीत चौटाला जी बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, तो संभावनाएं बताई जा रही है कि वो उन्हें भी टिकट मिल सकती है, इस हिसाब से उन्हें उम्मीदवार उतारा जा सकता है। जी, तो आज जो मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री आवास में, जो मीटिंग हुई थी उसमें ये तमाम मंथन किए गए होंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। क्या इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लिस्ट आ सकती है? अपराजिता, आज बैठक हुई है, सीएम आवास से बैठक की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल थे। और बिल्कुल देखिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोई भी अहम बैठक, कुछ भी मुलाकात होती है तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम हो जाती है। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और आज संभावनाएं बताई जा रही है कि सूची भी भारतीय जनता पार्टी रिलीज कर सकती है। हालांकि क्या कुछ अंदर मीटिंग में रहा होगा ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए बहुत ही क्लोज मीटिंग हुई है तो क्या कुछ अपडेट रहा वो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। हालांकि साफ रूप से ये दिख रहा है क्योंकि अभी नवीन जिंदल ने ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी। वही अगर हम बात करें तो रणजीत सिंह चौटाला ने ज्वाइन किया है थोड़ी, तो बिल्कुल साफ तौर से कहा जा सकता है कि क्या कुछ रही होगी इस मीटिंग में। और बिल्कुल सूत्रों की माने तो जल्द ही यानी थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी अपनी 5वीं सूची जारी कर सकती है। ठीक है, अपराजिता बने रहेगा हमारे साथ। अमित जी भी लगातार बने हुए हैं। अमित जी देखिए अब कांग्रेस के रिएक्शन का इंतजार करना होगा कि कांग्रेस क्या कुछ कहती है इस पर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अब 6 सीटों की भी बात करें, पिछले दिनों जो लिस्ट जारी हुई थी 6 सीटों पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो फुल फ्रेम्ड नजर आ रहा है, यानी कि बीजेपी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है, वो उनकी लिस्ट में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। देखिए कांग्रेस अभी मंथन में लगी हुई है, मंथन लगातार उनका चल रहा है, तो देखने वाली बात है कि वो मंथन कब पूरा होगा, क्योंकि कांग्रेस के जो हरियाणा के मामले में खासतौर पर उनको माथापच्ची करनी पड़ती है। यहाँ धड़ेबंदी है, गुटबाजी है, और गुटबाजी के चलते अक्सर देखने को मिलता है कि कांग्रेस जो है बिखराव के कारण कई फैसले नहीं ले पाती है। देखिए अभी तक उनका संगठनात्मक ढांचा ही हरियाणा में कमजोर रहा है। हालांकि उदय भान जब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बने थे तो उस समय लगा था कि कांग्रेस में जो है अब सब कुछ सही हो जाएगा, जिला इकाइयों का गठन हो जाएगा, ग्रामीण इकाइयों का, ब्लॉक इकाइयों का, सबका गठन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में जब वे अपनी संगठनात्मक तौर पर ही कमजोर रहते हैं तो जल्दी से टिकटों का भी विचार बन जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है क्योंकि उनके पुराने जो नेता जिन पर वे लड़ाई लड़ते थे, जिनके सिर पर वे लड़ाई लड़ते थे, जिनके चेहरों पर लड़ाई लड़ते थे, वे छोड़ कर जा रहे हैं। तो ऐसे में नई कांग्रेस को यहाँ पर नए युवाओं को, नए लोगों को मौका देना होगा। और देखिए पुराने चेहरों की बात करें, सिरसा से शैलजा कुमारी
के नाम की चर्चा जरूर है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। वे भी लड़ाई लड़ना चाहती भी हैं या नहीं, अभी तक उन्होंने भी ऐसा स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि अगर मैं आम जनता की और आम जनमानस की बात करूं तो सिरसा में अगर कुमारी शैलजा चुनाव लड़ती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा रोचक और दिलचस्पी भरा मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा, और वे हो सकता है कि इतनी ज्यादा टक्कर मजबूत दे सकती है। ऐसी स्थिति में शैलजा कुमारी अकेली ऐसी नेता है। और रोहतक में जिस प्रकार की चर्चा दीपेंद्र हुड्डा के नाम की है, हाँ। और एक और बात खास जो मुझे लग रही है राशि की, रणजीत सिंह पूरे परिवार के साथ शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि रणजीत सिंह की पत्नी यहाँ से चुनाव मैदान में उतर गए। भारतीय जनता पार्टी उनकी पत्नी को भी उतार सकती है, क्योंकि देखिए उनके परिवार की पहले ही 2 महिलाएं आई हुई हैं। उनकी जो नाम चल रहा है सुनैना चौटाला का, जो उनके जो छोटे भाई, उनके जो बड़े भाई प्रताप सिंह चौटाला की पुत्र वधू है सुनैना चौटाला, उनका नाम इनेलो की ओर से आया है। नैना चौटाला भी देखिए ओम प्रकाश चौटाला के जो बेटे हैं अजय सिंह चौटाला, उनकी धर्मपत्नी है, और दुष्यंत चौटाला की माता है, बाजड़ा से विधायक है, उनका नाम चल रहा है। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि रणजीत सिंह चौटाला या तो खुद लड़े या उनकी पत्नी भी यहाँ से चुनाव लड़ ले, क्योंकि वो पूरे परिवार के साथ आज शामिल हुए हैं। ये एक बड़ी बात है। तो कुछ भी हो सकता है राजनीति में, कोई पता नहीं है किसका क्या दाव लग जाए। महिलाओं की ही दिलचस्प लड़ाई यहाँ देखने को मिल सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि निर्दलीय विधायक के तौर पर रणजीत सिंह चौटाला चुनकर गए थे, वे भाजपा में आ गए हैं। तो हालांकि वे देखिए उससे एक तरह से जनप्रतिनिधि अधिनियम है जो, उसमें दल बदल वाली क्या मामला रहता है वो आगे जो विशेषज्ञ बताएंगे, लेकिन ज्यादा यही लगता है कि जो निर्दलीय होता है वो एक तरह से दल बदल तो उन्होंने कर ही लिया है, तो यह भी लागू होगी। अब चुनाव मैदान में उतरेंगे तो सारी चीजें ही बदली हुई मिलेंगी, तो यह एक बड़ी बात हुई है। निश्चित रूप से रणजीत सिंह चौटाला भाजपा की पहली जो नजर उन्हीं पर होगी, वे ही चुनाव मैदान में उतरेंगे ऐसा लग रहा है राजश्री। और अगर आप उनकी पुरानी सियासत को देखें तो वे पहले अपने परिवार के साथ चुनाव लड़ा था, उसके बाद वे कांग्रेस में रहे, योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी उन्होंने हुड्डा सरकार के दौरान रहे। उसके बाद हुड्डा से उनकी नाराजगी हुई, टिकट कटा, तो वे निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए। तो अब एक नई पारी, हालांकि यह नहीं है कि भाजपा के लिए भी नहीं है, पहले भी वे भाजपा में रहे। जब वेंकैया नायडू के समय, जब वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे उस समय वे भाजपा में शामिल हुए थे, फिर भाजपा छोड़ गए। तो रणजीत सिंह का भी दल बदलने का, दिल बदलने का, मन बदलने का सिलसिला चलता रहा है। अब फिर वे भाजपा में आए हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि भाजपा उन पर कितना विश्वास करके चुनाव मैदान में उतारती है। बिल्कुल। और अमित जी, अगर हम शुरुआत से देखें, अगर हम हरियाणा की राजनीति की ही बात करें तो 1966 के बाद कई साल ऐसे रहे हैं जहां पर कांग्रेस पहले रही है, हरियाणा विकास पार्टी रही, इंडियन नेशनल लोकदल, फिर जनता दल, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का नाम आखिरी में। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों पर देखें, 9 साल हो चाहे 10 साल हो, हम देखें पिछले कुछ सालों से बीजेपी ने जो पकड़ हरियाणा में बनाई है वो वाकई कहीं ना कहीं पुराने जो रिकॉर्ड रहे हैं उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। और इस बार के जो परिणाम है वो किस तरह के हो सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी? देखिए, जब चुनाव मैदान में राजनीति कोई व्यक्ति उतरता है, कोई नेता उतरता है, तो वो अपनी जीत के लिए आश्वस्त होता है, दावेदारी करता है, दावे जीत के बड़े बड़े करता है। वो अलग बात है कि जनता उसे कितना समर्थन देती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में इतिहास रचने का काम किया था। उस समय 10 की 10 सीटें आई थी। रोहतक जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रोहतक कांटे का मुकाबला है, वहां से भी वे अपनी जीत जो है सुनिश्चित करते हुए उन्होंने, अरविंद शर्मा ने वहां से चुनाव जीता। यह एक बड़ी जो कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 2019 में मोदी लहर पर सवार होकर उन्होंने जीती थी। और सिरसा में भी पहली बार कमल खिला था, उसमें कोई दो राय नहीं। और करीब 3.25 लाख वोटों के अंतर से सुनीता दुग्गल चुनाव जीती भी थी। लेकिन अब जो है वो परिस्थितियां कुछ अलग है, क्योंकि अब देखिए, एक तो चुनावी चेहरे बदल चुके हैं। कुरुक्षेत्र में नई तरह का एक जो समीकरण बन रहा है, रोहतक में भी समीकरण नई तरह के है, और सिरसा में भी कुछ अलग तरह का चुनाव है। और यहाँ देखिए, हिसार की बात करें और सोनीपत की बात करें तो ऐसा नहीं है कि क्लीन स्वीप 10 की 10, मैं अगर हरियाणा के लिहाज से बात करूं 10 की 10 सीट पर क्लीन स्वीप भाजपा को मिल रही है, ऐसा नहीं है। मुकाबला हर सीट पर होगा, हर सीट पर टक्कर होगी। यह अलग बात है कि कांग्रेस कितने प्रभावशाली चेहरे अपने उतारती है। उन चेहरों के उतरने के बाद चुनाव की दशा और दिशा
वो उसका पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए जिस प्रकार से भाजपा ने बड़ी गेम खेली है हरियाणा में, चाहे वो नवीन जिंदल की बात करें या रणजीत सिंह वैसे तो उन्होंने अघोषित रूप से वे भाजपा के तो साथ थे ही, मंत्रिमंडल में वे सहयोगी रहे और लगातार अपनी बात भी भाजपा के साथ कहते थे, लेकिन उनकी सदस्यता जो है वो विधानसभा की अब भाजपा में शामिल होने के बाद चली गई है। क्योंकि जो देखिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, दल बदल जो है निर्दलीय जो होता है उसे जनता ने आजाद उम्मीदवार के रूप में चुना था, लेकिन वो अब भाजपा में आ गया है, किसी दल में शामिल हो गया तो उसकी सदस्यता चली जाती है। लेकिन अब वे चुनाव ही अपना अगर लोकसभा का लड़ रहे हैं तो ऐसे में सदस्यता चली जाए उससे कोई बात भी नहीं है उनके लिए, लेकिन यह दल बदल उन्होंने कर लिया है। तो ऐसे में एक रोचक मुकाबला 10 की 10 सीटों पर देखने को मिलेगा। ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा था कि अब वो विधायकी से अब सांसदी की तरफ बढ़ेंगे तो उस सीट पर क्या होगा। ठीक है, आगे भी इस पर हम बात करेंगे। अमित जी बने रहेगा हमारे साथ। अपराजिता लगातार बनी हुई है। अपराजिता, किसी तरह का रिएक्शन इस फेरबदल के बाद? नवीन जिंदल शामिल हुए हैं बीजेपी में, रणजीत चौटाला में भी अब बीजेपी में शामिल हो गए, किस तरह के कोई रिएक्शन मिल रहे हैं क्या इस पर? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय नवीन जिंदल ज्वाइन कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी, रणजीत सिंह चौटाला कर सकते, तो बिल्कुल जो रिएक्शन है वो धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। मगर अभी चूंकि उन्होंने तुरंत अभी ज्वाइन किया है तो हालांकि अभी तुरंत कोई रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि उन्होंने एक ट्वीट कर ये जानकारी दी है, अलविदा किया है। अगर मैं पढ़ देती हूँ तो, मैंने 10 वर्ष कांग्रेस पार्टी के कुरुक्षेत्र के सांसद के रूप में सांसद की प्रतिनिधित्व किया है। मैं कांग्रेस नेतृत्व को और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर जी इस तरह जो उन्होंने ट्वीट किया है, बिल्कुल ट्वीट किया, अलविदा किया है उन्होंने। अब देखिए बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है, क्या कुछ रिएक्शन आता है ऑपोजिशन की तरफ से। क्योंकि देखिए कुरुक्षेत्र, बिल्कुल जैसा कि आपने कहा, कुरुक्षेत्र एक हॉट सीट हो जाता है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने काफी पहले ही अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान कर दिया था। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रिएक्शन रहने वाला है दोनों सीटों में। और बिल्कुल इंतजार रहेगा भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची का कि क्या इनका नाम इसमें शामिल होता है। क्योंकि बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर इन्होंने ज्वाइन किया है बीजेपी तो बिल्कुल कहीं ना कहीं इनका नाम संभवतः इसमें शामिल हो सकता है। तो इंतजार रहेगा 5वीं सूची का और कि इनका नाम इसमें शामिल है या नहीं है। और हरियाणा को लेकर रहेगा कि हरियाणा की चारों सीटों को लेकर नाम रहता है या नहीं रहता इस 5वीं सूची में। जी चलिए, और कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शन जो है वो बीजेपी की तरफ से ही सामने आए हैं, जिसमें तमाम लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को ये बड़ा झटका है, कांग्रेस अपने नेतृत्व को संभाल नहीं पा रही है और यही कारण है कि लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अमित जी, हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, तमाम तरह की यात्राएं कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन उसका कुछ खास फर्क अब नजर नहीं आ रहा। कार्यकर्ता तो रुक ही नहीं रहे हैं। अगर हम राजस्थान की राजनीति देखें, मध्य प्रदेश की राजनीति देखें, अगर हम साउथ दक्षिण तरफ भी अगर हम चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जहां पर राहुल गांधी लगातार पहुंच रहे हैं उसका कुछ खास असर दिख रहा है। कि देखिए राजश्री, जब से शुरू से ही बात करें, जब यात्रा में जहां राहुल गांधी गए वहां जो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो उत्तर पूर्व की यात्रा थी या पश्चिम बंगाल में आए, वहां ममता बनर्जी की नाराजगी देखने को मिली। बिहार में आए तो बिहार में पूर्णिया में उनका प्रवेश होना था, उससे पहले ही वहां सत्ता परिवर्तन हो गया, नीतीश कुमार का मन बदल गया और वे भाजपा एनडीए में शामिल हो गए। तो ऐसे में वे जहां गए वहां नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इसमें रणनीतिक तौर पर देखिए, जो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि जिस समय राहुल गांधी को INDA गठबंधन को जोड़ना चाहिए था, उस समय वे यात्रा पर निकल गए। उस समय उनको यात्रा से ज्यादा INDA गठबंधन की मजबूती के लिए काम करना था, सीट शेयरिंग जैसे फार्मूलों पर काम करना था, एक एजेंडा बनाना था। तो उस समय उनके रणनीतिकार खुद कमजोर साबित हुए। राहुल गांधी या तो उनके सलाहकारों ने उन्हें इस तरह की राय नहीं दी। और देखिए अभी भी वे अमेठी और रायबरेली से भाग रहे हैं, जो उनका पारिवारिक सीट है उसका ऐलान सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन वे उसका ऐलान करने की बजाय ऐसा लग रहा है, चर्चाएं आ रही है कि अमेठी और रायबरेली से शायद गांधी परिवार का कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं होगा। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रीय मानना है, और हो सकता है कि कोई राजनीति के सियासी गलियारों में भी इस बात की चर्चा होगी और वे इस बात से सहमत होंगे कि जो आदमी चुनाव मैदान से भागता है, भागते हुए लोग किसी को भी पसंद नहीं होते, लड़ते हुए लोग पसंद होते हैं। और जो संघर्ष करता है वो आज नहीं तो उसका बाद में संघर्ष किया हुआ रंग जरूर दिखाता है। और आज होली का पर्व है, होली से पहले ही बड़ा खेला जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है और इसका सीधा नुकसान जो है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा। और देखिए उनके कद्दावर जो सदस्य है और बड़े मजबूत सदस्य केजरीवाल
उससे पहले ही INDA गठबंधन के देखिए उन्हें जेल में डाल दिया गया, तो उनकी पार्टी को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा है। तो एक तरह से चौतरफा जो INDA गठबंधन जो कमजोर हुआ है, साथ साथ कांग्रेस भी जो है वो कमजोर हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके नेता लगातार छोड़कर जा रहे हैं। जी राष्ट्रीय। चलिए एक तरह अमित जी बने रहेगा हमारे साथ। अपराजिता से भी बातचीत कर लेते हैं। अपराजिता, क्या लग रहा है 5वीं लिस्ट में जो हरियाणा की बची 4 सीटें हैं उन पर ऐलान हो सकता है? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय, अगर हम पिछली जो सूची आई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें देखा था जब तीसरी हुई थी, हालांकि हरियाणा के कोई भी प्रतिनिधि उसमें मौजूद नहीं थे, मगर हरियाणा को लेकर चर्चा भी की गई थी और बिल्कुल हमारे सामने 6 उम्मीदवारों के नाम भी थे। तो बिल्कुल संभावनाएं बताई जा रही है कि इस बार भी जब लिस्ट आएगा, हालांकि कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई तो हरियाणा से कोई भी मौजूद नहीं थे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो जाए, अध्यक्ष हो जाए, पूर्व मुख्यमंत्री हो जाए, प्रभारी हो जाए, कोई भी मौजूद नहीं थे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हरियाणा को लेकर कहा जा रहा है कि डिस्कशंस नहीं हुए, मगर अगर पिछली बार की बात करें तो हालांकि मौजूद नहीं थे प्रतिनिधि, मगर फिर भी 6 उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे। तो बिल्कुल आशंकाएं लगाई जा रही है, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है सूत्रों की माने तो जल्द ही भाजपा अपनी 5वीं सूची जारी कर सकती है और उससे तुरंत पहले हरियाणा से लेकर 2 उम्मीदवारों के नाम सामने आना, ज्वाइन करना उनका, और सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है इन्हें एक लोकसभा टिकट मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस बार जब भाजपा अपनी सूची जारी करेगी, 5वीं सूची जो संभवतः थोड़ी ही देर में आ जाएगी, तो उसमें हरियाणा को लेकर संभवतः नाम हो सकते हैं राष्ट्रीय। ठीक है, अभी 5वीं लिस्ट आनी है और इससे पहले अगर हम देखें तो 290 से ज्यादा सीटों पर, 290 या 291 सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो गया है। अब 5वीं लिस्ट का इंतजार करना होगा। अमित जी, एक तरह से देखिए बड़े चेहरे रहे हैं कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस उन चेहरों को भुना नहीं पाई। वही जब बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी में उनकी छवि अलग ही नजर आती है। जी निश्चित रूप से, जब अभी देखिए एक तो धारा जो है वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भाजपा के पक्ष में बह रही है, NDA के पक्ष में बह रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो चेहरा पहले हो सकता है कांग्रेस में कहीं ना कहीं उसे गुटबाजी के चलते या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से दरकिनार कर दिया गया हो, तो ऐसे चेहरे जो है वो भाजपा में आते हैं। भाजपा ने ऐसे चेहरे ढूंढे भी हैं अलग अलग राज्यों में। देखिए तभी 9 से लेकर 10 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के कद्दावर चेहरे वे भाजपा में शामिल हुए हैं। तो निश्चित रूप में एक नई ऊर्जा उन पर आती है। और देखिए जिस प्रकार का मैंने बताया कि देश में माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, और जो मैंने मनोवैज्ञानिक दबाव की मैं जो बात कर रहा था 370 है कहीं ना कहीं वो उसका फैक्टर काम करता है। और उस नई ऊर्जा के साथ जो भी आदमी आज के दिन, जो भी नेता अगर किसी अपनी पार्टी को छोड़कर अगर आ रहा है भाजपा में, तो निश्चित रूप से उसमें एक नई ऊर्जा तो रहती है और नई ऊर्जा से वो चुनाव मैदान में उतरता है। अब यह देखने वाली बात है कि जनता उन्हें नए चेहरे, नई रीति नीति, आचार व्यवहार के साथ कितना स्वीकार करती है, यह जनता के ऊपर निर्भर करता है। और एक और बड़ी बात है, एक और भी बात राष्ट्रीय इसमें है कि जो पार्टी का संगठन पहले से काम कर रहा था, उनके नेता भी अपनी तरफ से संघर्ष कर रहे थे, उनको भी तो निराशा हाथ लगती है कि कांग्रेसी जो कल तक कांग्रेसी था आज वो भाजपा में आ गया और वो टिकट ले गया, तो पुराने जो भाजपाई थे वो तो निराशा उनके अंदर रहती है। लेकिन यह एक बात है कि इस समय देश में जो भाजपामयी माहौल है उस चक्कर में पार्टी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व भाजपा का अपने हिसाब से फैसला ले रहा है। और मैं लगातार ये बात कहता हूँ कि यहाँ किसी को भी घर बिठाया जाता है तो वो चर्चा भी नहीं करता। बिल्कुल, काफी बैलेंसिंग है, ठीक कह रहे हैं, एक संतुलन बना हुआ है कि यहाँ पर जो नाराजगी है वो खुलकर सामने नहीं आ पाती। अगर कोई नाराज है भी तो शायद बहुत रेयर टू रेयरेस्ट इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। अमित जी कहीं ना कहीं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी बातचीत करने के लिए। अपराजिता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है कि नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हो गए हैं और दूसरी तरफ रणजीत चौटाला भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रणजीत चौटाला को हिसार से उम्मीदवार बनाया जा सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। वहीं कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल चुनाव लड़ सकते हैं। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए।